हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर पढ़ने के लिए मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि समझते हैं पहले कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो लिखिए इसको कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है। वह क्वांटिटी जिसको कि आप मेजरमेंट कर सकते हो, है ना, बाय इंस्ट्रूमेंट। आप उसको क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे आप मास को मेजरमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मास को मेजरमेंट कर सकते हो किलोग्राम में, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, करते हो कि नहीं करते हो। तो मास आपका फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। टाइम, क्या टाइम आप मेजरमेंट कर सकते हो, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, कितना हुआ। तो आप कितना, अगर मैं पूछूं कि टाइम कितना हुआ, तो क्या आप बता सकते हो 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड। तो आप टाइम को भी मेजरमेंट कर सकते हो। तो टाइम आपका फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं, हाँ, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम वैल्यू में, मतलब इसका भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी हो गया। इसी तरह से मोमेंटम हो गया, ठीक है, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, फोर्स हो गया। ये जितना भी चीज़ है, ईटीसी, जितना भी चीज़ है, ये आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट आया हमारा स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अभी हम जानेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का दो पार्ट में डिवीजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के डेफिनेशन जाने से पहले हम समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है। तो फिर आते हैं डेफिनेशन पे। तो किसी फिजिकल क्वांटिटीज का अगर मैं बात करूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पी क्यू, ये एक्चुअल में इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल क्वांटिटी का, जब मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, दैट मीन्स कि मैं मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, उस फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटीज को जब मैं मेजर करूंगा, तो मैं मेजरमेंट मेरा आएगा इस टर्म में, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मैं बोल रहा हूं कि किसी एग्जांपल लेता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मास क्या होगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मास का वैल्यू कितना होगा। जो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, तो मास कितना बोलोगे, बोलोगे सर 10 kg। तो ये चीज जो है 10 kg, ये आपका कहलाता है मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ये मास का। मास हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और उस मेजरमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू उस फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट। तो यहाँ पे आपका जो 10 है, यहाँ पे 10 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो किलोग्राम है, ये यूनिट है। क्या है ये, यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है, ये मास का यूनिट है। किसका यूनिट है, मास का। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके मेजरमेंट को हम लोग बताते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट से।
यूनिट क्या होता है, हर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए एक रेफरेंस चूज किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट, है ना। जैसे मास को मेजरमेंट करने के लिए किलोग्राम चूज किया गया, लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए मीटर चूज किया गया, इसी तरह से बहुत सभी टेम्परेचर को केल्विन, ठीक है। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हर एक के लिए यूनिट डिसाइड किया गया, फिर उस यूनिट के हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरह से बता सकते हैं। क्लियर है। जैसे मैं बोलूं कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का मेजरमेंट आया मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चा कि जो मैग्नीट्यूड है, यानी किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमेशा होता है फिजिकल क्वांटिटीज का। तो मैं बोलूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, यानी मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी का मेजरमेंट कितना होगा, तो मेजरमेंट यहाँ पे कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड, तो बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में आया। तो फिजिकल क्वांटिटीज का जो मेजरमेंट आता है वो आता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के टर्म में, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्लियर है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, मेजरमेंट को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब डायरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चा, तो मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, और ये आपका साउथ होता है। तो अगर वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब मान लो अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा ड्यू ईस्ट, मतलब ईस्ट के तरफ। इस डायरेक्शन में है तो इसको बोलते हैं ड्यू नॉर्थ, ठीक है। और अगर इस डायरेक्शन में है तो बोलते हैं ड्यू वेस्ट, और इस डायरेक्शन में है तो ड्यू साउथ बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, इसको और भी डायरेक्शन को हम इस तरह से बता सकते हैं, जिसको हम ड्यू ईस्ट बोल सकते हैं। क्या हम इसको एक्स लिख सकते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसको निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जिसको ड्यू ईस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी बोल सकते हैं। इस डायरेक्शन को हम बोल सकते हैं वेस्ट को, किसको बोल सकते हैं, वेस्ट डायरेक्शन को निगेटिव, है ना, या अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से बच्चा इस डायरेक्शन को बोल सकते हैं हम लोग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे को क्या बोलेंगे, अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो जिसको ड्यू ईस्ट बोलते हैं उसको अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, जिसको ड्यू वेस्ट बोलते हैं उसको अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, और जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं उसको ड्यू नॉर्थ भी बोलते हैं, जिसको ड्यू साउथ बोलते हैं, साउथ के डायरेक्शन में, उसको हम लोग अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस बोल सकते हैं, यानी कि वाई डायरेक्शन में है, निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। और हम डायरेक्शन को कैसे बता सकते हैं बच्चा, अगर मान लो ये तुम्हारा एक्स है, मतलब ईस्ट है मान लो, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मान लो कि डायरेक्शन ऐसा है। अगर डायरेक्शन ऐसा है और एंगल मान लो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और मैं बोलूं कि अब ये डायरेक्शन जो है वो ऐसे दिया हुआ है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोल सकते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं 30 डिग्री। ये किसके साथ एंगल बनाया है, ईस्ट के साथ, और ये नॉर्थ साइड में है, इसको लिखेंगे नॉर्थ, और ईस्ट के साथ है तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये 30 डिग्री एंगल किसके साथ है, आप देख सकते हो, ये 30 डिग्री एंगल है ईस्ट के साथ, तो ऑफ ईस्ट हो गया, किस साइड है, नॉर्थ साइड है तो नॉर्थ हो गया। अच्छा सर, कोई कहेगा सर क्या मैं ये अगर 30 डिग्री है तो क्या ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 है, इस 30 को हटा देंगे ये 60 हो गया। तो इसको डायरेक्शन को मैं और भी बोल सकता हूँ 60 डिग्री, और ये एंगल जो है इस ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, इस डायरेक्शन का इसके साथ जो एंगल है वो आप देख रहे हो कितना है, 60 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ये किसके साथ एंगल है, नॉर्थ के साथ है, और ईस्ट साइड में है, तो जिसके साथ एंगल है उसको हम लिखे ऑफ नॉर्थ, और ईस्ट साइड में है तो ईस्ट में। जैसे मान लो किसी ने ऐसा दिया हुआ है और ये एंगल है आपका 37 डिग्री,
तो इसका डायरेक्शन हम लिखेंगे 37 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला डायरेक्शन जो है ये वेस्ट के साथ 37 डिग्री एंगल बनाया है और साउथ के साइड में है, तो लिखेंगे साउथ, और जिसके साथ एंगल है उसको लिखेंगे ऑफ वेस्ट लिखेंगे। अच्छा, ये 37 है तो ये वाला एंगल आप देखो बच्चा, तो ये 53 डिग्री है। तो इस डायरेक्शन को एक और तरह से हम बोल सकते हैं कि 53 डिग्री, साउथ के साथ एंगल है 53 और वेस्ट साइड में है, तो इसको लिख सकते हैं वेस्ट ऑफ साउथ, खत्म। तो इस तरह से हम डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर आपका इस तरह से डायरेक्शन है, मान लो कि ये 45 डिग्री है, ठीक है, और हमें अब डायरेक्शन बताना है, तो ये अगर 45 है तो ये भी 45 है, तो दोनों आधा आधा हो गया, ये भी 45 ये आधा 45, तो एकदम बीचों बीच में ये डायरेक्शन होगा। तो ये डायरेक्शन को हम लोग लिखेंगे, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग लिखेंगे बच्चा कि ये कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, एकदम बीचों बीच में है, इसीलिए इसका नाम बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे 45 डिग्री लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, बस। बात समझे? जैसे मैं बोलूं ऐसा है और ये एंगल मान लो 45 डिग्री है, तो हमें पता है कि ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो इस डायरेक्शन को हम लिखेंगे, ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है इसका जो बच्चा हम डायरेक्शन लिखेंगे, ये लिखेंगे हम साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट हो गया। अगर हमें कोई बोले कि साउथ ईस्ट को दिखाओ, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है साउथ ईस्ट का डायरेक्शन बताइए, तो साउथ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट। यहाँ पे एंगल नहीं दिया है, बस साउथ ईस्ट बोला है, तो एकदम इसके बीचों बीच डायरेक्शन लेंगे और ये एंगल ले लेंगे 45 डिग्री। इसका मतलब डायरेक्शन ये है, दिशा जो है वो ऐसा दिशा है, इस डायरेक्शन को बोलेंगे हम, ये है आपका साउथ ईस्ट बोलेंगे, बस हो गया। तो इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को जानने के पहले हमें पहले जानना पड़ा कि वेस्ट क्या, डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है। अब हम आते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है वो आपको समझ में आ गया कि दो तरह का होता है। तो पहले हम लोग लिख लो आप कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। अब सुनो, दो लिखो, राइट डाउन, दोज क्वांटिटीज, those quantities which requires which requires only magnitude, only which requires only magnitude to get full information, to get full information about the quantities, about the quantities। मैं समझाता हूँ। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस क्वांटिटीज के बारे में हम बात करेंगे और सिर्फ मैं आपको उसका मैग्नीट्यूड बता दूं, देन यू विल गेट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आपने मुझसे पूछा, मान लो टाइम, इसके बारे में पूछा, टाइम के बारे में कि भैया टाइम कितना, कितना टाइम तक आपने ये काम किया, तो मैं एक टाइम का मेजरमेंट आपको बताऊंगा 5 आवर या फिर 20 मिनट्स। तो जब आपने पूछा टाइम के बारे में और मैंने जब आपको बता दिया कि आपने कहा कितना, मैंने कहा 20 मिनट्स 5 आवर, क्या आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल गया टाइम के बारे में? मिल गया। आपको और जानने का कोई इच्छा मन में नहीं होगा। यू विल गेट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट फिजिकल क्वांटिटीज व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। आपने पूछा टाइम कितना, आप किसी टाइम के बारे में आप बात करोगे तो सिर्फ उसका मैं बताऊंगा आपको मैग्नीट्यूड, तो आपको जानने का इच्छा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी आप समझो कि मैं इसी जगह पे आपसे पूछूं, ठीक है, मैं आपको बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, और मैं बोलूं कि इस पे फोर्स, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस ऑब्जेक्ट पे अगर 20 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी मूव कर जाएगा, ये बॉडी मूव कर जाएगा। तो क्या लगता है, मैंने आपको फुल इंफॉर्मेशन बोला? मैंने बोला, सुनो, मैं बोला कि आप F इक्वल टू 20 न्यूटन, न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट, मैंने कहा इतना, और ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 20 न्यूटन, क्या हो गया, दिस इज दी
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी मेजरमेंट आ गया फोर्स का। तो मैंने बस ये कहा कि इस ऑब्जेक्ट पे अगर आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, दिस बॉडी विल मूव। क्या ये बॉडी मूव करेगा? सोचो। बस मैंने बस ये इतना बोला। मैंने कहा मैंने इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी मूव किया, आप भी इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो बॉडी मूव करेगा। तो क्या लगता है, आप जब इस पे फोर्स लगाओगे तो क्या बॉडी मूव कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है? दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। वो क्यों? आपने क्या किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट किया 20 न्यूटन को, जो ब्लॉक इस पे रखा था, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। क्या आप 40 न्यूटन भी लगा दो इधर, क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। 100 न्यूटन का भी फोर्स लगा दो, क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। इस तरह से हम ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, ऐसे करके अपवर्ड से पुश कर रहे हैं, तो क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं। इसका मतलब मैंने आपसे कुछ ना कुछ छिपाया था, है ना। मैंने लगाया था तो मूव किया था, आप लगा रहे हो नहीं। इसका मैटर क्या कर रहा है यहाँ पे? डायरेक्शन। मैंने आपसे क्या छुपा लिया कि इस बॉडी पर अगर मैं आपको बोलता कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे या फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे 20 न्यूटन का, तो जो इस पे फ्रिक्शन होगा उससे आप ओवरकम करके उस ब्लॉक को धक्का देके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन मैंने उस इंफॉर्मेशन को छुपा लिया और आप गलती क्या किए, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना स्टार्ट कर दिए। तो मैंने फोर्स के बारे में क्या छुपा लिया था? डायरेक्शन। इसका मतलब फोर्स के बारे में अगर कोई आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है तो क्या आपको फुल इंफॉर्मेशन मिला? नहीं। तो उसको क्या बताना चाहिए था आपको? डायरेक्शन। क्या बताना चाहिए था? डायरेक्शन। तो इसीलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, बात समझे, तो वेक्टर क्वांटिटीज का आप लिखो कि स्केलर में आपको डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं पड़ा। अगर मैं बोलूं किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या है तो आप बोलोगे 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। तो जब आपने क्वेश्चन पूछा कि इस बॉडी का टेम्परेचर क्या है, मैंने कहा 30 डिग्री सेल्सियस, क्या आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल गया? हाँ। क्या आपको डायरेक्शन का जरूरत है? नहीं। आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल गया, आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा। दैट मीन्स यू विल गेट फुल इंफॉर्मेशन जब मैं आपको बोलूंगा कि इस पे इसका बॉडी का टेम्परेचर इतना है। दैट मीन्स टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटीज। समझ गए। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज का काम नहीं चलेगा, वेक्टर के लिए आपको डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, लिख लो बच्चा। दोज क्वांटिटीज which requires both magnitude as well as direction to get full information to get information about the physical quantities to get full information about the physical quantities। बात समझे। एग्जाम्पल में कौन है बच्चा? एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो? फोर्स लिख सकते हो, आप वेलोसिटी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। ये सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर में, ठीक है। जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए फुल इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में चाहिए। तो इसको हर एक, जितना मैं फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, इन सभी को डायरेक्शन भी इम्पैक्ट करता है। मतलब डायरेक्शन इसके लिए मैटर करता है। आपको इसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में भी बात करना पड़ेगा। तो जिस फिजिकल क्वांटिटीज को बताने के लिए आपको डायरेक्शन के बारे में भी बात करना पड़ रहा है, दोज क्वांटिटीज जो है आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है? तो आप यहाँ पे टीटीसी डाल लो। समझ गए। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होता है उसके बारे में आपको बात करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बात करने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप नेक्स्ट लिखिए कि आप किसी वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। राइट डाउन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ठीक है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज का जो हम लोग, जैसे मान लो फोर्स है, तो फोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसके एफ सिंबल से करते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि लेट
है ना, ए बी ए सिंबल ऑफ एनी वेक्टर। जैसे फोर्स जो है उसको किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। तो वही बात है कि ए लेट ए बी ए सिंबल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटीज। मैं अभी जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज हो, चाहे फोर्स हो, वेलोसिटी हो, मोमेंटम हो, जो भी हो, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हो, मैं एक जनरल लेटर से डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज ए। ठीक है, तो अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज को मुझे रिप्रेजेंट करना होगा, लेट ए बी ए सिंबल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो मैं अगर तो ए जो है वेक्टर ए को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, वेक्टर ए बी रिप्रेजेंटेड एच, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए के ऊपर एरो रख करके। क्या करते हैं, जो वेक्टर ए है इसको पढ़ते हैं हम लोग वेक्टर ए, इसको क्या पढ़ते हैं वेक्टर ए, या फिर इसको बोलेंगे ए वेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको, ए वेक्टर पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं कि किसी वेक्टर क्वांटिटीज, ये सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज के को लिख सकते हैं। जैसे अगर किसी ने मास को रिप्रेजेंट मान लो हम स्मॉल एम से करते हैं और किसी ने इसके ऊपर एरो दे दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मैं किसी लेटर के ऊपर सिंबल के ऊपर एरो रख रहा हूं तो मैं डायरेक्शन के बारे में बात करता हूं कि इस क्वांटिटीज को डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो जैसे मैंने एरो दिया इसका मतलब मैं उसके बारे में डायरेक्शन के बारे में भी बात करूंगा, और वो किसका किसका होता है डायरेक्शन, वेक्टर का होता है। तो इसीलिए सिर्फ वेक्टर को मैं यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ए वेक्टर। जैसे मैं बोलूँ कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ वेक्टर को ऐसे, एफ के ऊपर एक एरो रख देंगे। ठीक है, तो अभी बात अगर हम करें कि ए वेक्टर, अब इसको लिखते कैसे हैं, ए वेक्टर है, मैं यहाँ पे बस ये कह रहा हूँ कि ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए के ऊपर मैंने एक एरो दिया, इसको पढ़ते हैं ए वेक्टर। अब ए वेक्टर को क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीट्यूड। क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू डायरेक्शन, इनटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्या किसी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लिया, क्या मैंने डायरेक्शन के बारे में बात कर लिया, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैं समझाता हूँ, देखो जैसे मैं बोलूँ कि एक ब्लॉक है, समझो ऐसे करके बच्चा, एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले आप इसको लिख लो कि किसी, अगर मैं ए वेक्टर लिखता हूँ, इसको लिखने का तरीका इट इज रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यानी मैं किसी वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करूंगा तो पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, फिर उसके साथ डायरेक्शन लिखूंगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर, और ये फोर्स का वैल्यू है 10 न्यूटन, और मैं लिखना चाहता हूँ कि बताओ सर एफ वेक्टर क्या होगा। तो अभी तुम देखो तो यहाँ पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10 न्यूटन। डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ये डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, ईस्ट, है ना। तो कौन सा डायरेक्शन हुआ, ईस्ट, तो हम क्या लिखेंगे, ईस्ट के तरफ मतलब हो गया ड्यू ईस्ट हो गया। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एफ वेक्टर को। अगर मैं बोलूं कि इस डायरेक्शन में किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन भी है। मैंने कहा कि ये डायरेक्शन में वेलोसिटी का वैल्यू है 10 या 100 मीटर पर सेकेंड, तो आप लिखो भी वेक्टर। तो जब मैं वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर लिखता हूं तो हमें उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा और यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, दैट इज 100। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। कौन सा डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे 100 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट, क्या बोलेंगे ड्यू वेस्ट, यानी ये वेस्ट डायरेक्शन में है। हो गया, समझे। तो इस तरह से आपको जब भी मैं किसी वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर मैं एरो देता हूं तो आपको मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा और उसके साथ डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, दैट मीन्स मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको या तो आप इस तरह से, ये आप पर 2 लाइन जो करते हो आप, ये आप जानते हो ये सिंबल क्या होता है, मॉड होता है। तो इसको हम पढ़ सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर।
तो इस पूरे मॉड ऑफ ए वेक्टर जो है ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यानी अगर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोलना है तो इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये मॉड ऑफ ए वेक्टर को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। या फिर हम क्या करेंगे, इसी चीज को ए वेक्टर जो है ना ऊपर वाला एरो हटा देंगे, सिर्फ ये लिख देंगे ए हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर उसके ऊपर से एरो हटा देंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेगा, किसका बात करेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि एफ वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ के ऊपर क्या दिया है, एरो, एरो दिया है, इसका मतलब हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा और उसके साथ डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। ये आपको फुल इंफॉर्मेशन दे रहा है वेक्टर, एफ वेक्टर के बारे में। लेकिन अगर मैं ये एरो को हटा दूं, अगर ये वाला एरो को हटा दूं और सिर्फ मैं लिखूं ये एफ, इसका मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है ये हट जाएगा और आप लिखोगे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे। मैग्नीट्यूड आपका यहाँ पे कौन है, 10 न्यूटन। तो दिस 10 न्यूटन जो है ये है आपका मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ वेक्टर। ये एफ वेक्टर है ना, एफ वेक्टर यहाँ पे क्या है, 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। तो अगर मैं बात करूं एफ का सिर्फ, तो एफ मतलब अगर मैं एरो हटा लेता हूं तो बस डायरेक्शन को यहाँ से आप डिसअपियर कर दीजिए, हटा दीजिए। मतलब एफ मतलब सिर्फ हो गया फोर्स, एफ तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब मैं एरो हटा देता हूं तो वो ये बोल रहा है कि सिर्फ आप मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स जब मैं एफ लिखता हूं तो दैट मीन्स मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि आप लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ वेक्टर। तो बस आप 10 न्यूटन लिखोगे, काम खत्म है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात होगा। बात समझे। जैसे मैं बात करूं, किसी ने लिखा कि v इक्वल टू, v हमारा वेलोसिटी है, इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और वो लिखना चाहता है ड्यू नॉर्थ। क्या ये सही है, नहीं सही है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी के ऊपर एरो नहीं है। वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है और आप यहाँ डायरेक्शन लिखते हो तो डायरेक्शन तभी लिखोगे जब यहाँ पे आप क्या दे दोगे, एरो। अब ये सही है, समझे। मतलब जब आप एरो देते हो तब ये हो जाता है वेलोसिटी वेक्टर, यानी अब आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा लिखता है इसके वेलोसिटी वेक्टर लिख करके फिर एक इस तरह से लाइन देता है, दैट मीन्स इसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। इसको क्या पढ़ेंगे पूरे को, मॉड ऑफ वी वेक्टर को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ। बात समझ में आ गया। या कोई ऐसे भी लिखता है कि v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी सही है। तो आपको समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और वेक्टर के ऊपर एरो देते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है कि आपको डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, ऐसे मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ऐसे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और ये एंगल है आपका 37 डिग्री। हमने पूछा कि भैया आप बताओ एफ वेक्टर क्या होगा। तो मैं बोलने एफ के ऊपर वेक्टर दिया, दैट मीन्स आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। आपको डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्शन देखो तो ये वाला हो गया आपका ईस्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ, और इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट के साथ एंगल है 37, तो डायरेक्शन लिखना पड़ेगा 37 डिग्री। ईस्ट के साथ एंगल है और नॉर्थ के साइड में मैंने बता दिया है, इसको लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। खत्म, क्या मैंने वेक्टर लिख लिया, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये लिख बोलूँ कि ये लिखो, बस मैंने ऊपर से एरो हटा दिया, मतलब आपको ये डायरेक्शन अब यहाँ से हटा देना पड़ेगा। ये जो आप डायरेक्शन लिखे हो इस डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एफ के ऊपर एरो हटाने से इसका मीनिंग चेंज हो गया। अब ये मीनिंग हो गया इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी फोर्स का बस मैग्नीट्यूड बताओ, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है 10 न्यूटन, तो बोलेंगे भैया 10 न्यूटन, खत्म। तो ये आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ए वेक्टर का मीनिंग क्या है और सिर्फ ए का मतलब क्या है। ये आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बच्चा? सिंपली एक एरो बना करके। क्या बना करके? एरो बना करके। मतलब सिंपल एक आपको एरो बनाना है। ये डायरेक्शन ऑफ जो आपका हेड है दैट विल गिव यू द, देखो एक चीज समझो, वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अभी आप इसको लिख करके कर रहे थे ना, जैसे मान लो ऐसे कर रहे थे, एफ वेक्टर इक्वल टू 20 न्यूटन ड्यू ईस्ट, ये लिख करके कर रहे थे। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, दैट मीन्स एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है? जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है वेक्टर क्वांटिटीज को, मतलब एक ड्राइंग करना है आपको। तो ड्राइंग करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटीज को बताने के लिए दो चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा डायरेक्शन चाहिए। तो पॉइंट लिख लो यहाँ पे, जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी जो होता है बच्चा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो। तो हम लोग एक एरो बना करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटीज को। तो ये एरो बना दिया मैंने। अच्छा, अब ये जो एरो का लेंथ होगा, ये एरो का जो लेंथ होगा, ये लेंथ ही रिप्रेजेंट करेगा आपको मैग्नीट्यूड को। कहने का मतलब है, जैसे मैं बताऊं कि अगर मैं इस एरो को इतना छोटा बनाया और एक में एकदम बहुत बड़ा बना दिया, मान लो, मतलब ऐसे समझो, ऐसा बना दिया, समझे? तो ये समझो अगर मैं ये 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस एरो के लेंथ को, तो ये वाला दूसरा एरो जो आप देख रहे हो जो कितना बड़ा है, ये पक्का है कि ये 5 न्यूटन से बड़ा होगा। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं कि ये यहाँ से यहाँ 5 है, तो ये उतना ही मान लो इधर है, तो इस पूरे लेंथ जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 10 न्यूटन को। मतलब जो लेंथ ऑफ द एरो है, जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का, जितना ज्यादा वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, इस एरो का लेंथ जो होगा वो आपका उतना ही ज्यादा बड़ा बनाएंगे। समझे? जैसे मैं बोलूं कि V1 जो है आपका, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ड्यू ईस्ट है, ठीक है, और V2 वेक्टर है आपका 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। अब ये आपको पता है, आपने थ्योरेटिकल लिखा है, अब आपको ज्योमेट्रिकल लिखना है, ज्योमेट्रिकली लिखना है, आपको इसको ग्राफिकली वे में बनाना है। तो आप समझो ये 10 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन ड्यू ईस्ट है, दैट मीन्स आपको कैसे बनाना पड़ेगा एरो? ऐसा बनाना पड़ेगा। ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मान लो मैं 10 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर दूं, तो हर पार्ट रिप्रेजेंट करेगा 1 मीटर पर सेकेंड को। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी वेक्टर क्वांटिटीज को ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल वे में, है ना, एक एरो बना करके। तो अगर मैं बोलूं कि यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मैग्नीट्यूड है लेंथ ऑफ द एरो। तो मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करता हूं 10 मीटर पर सेकेंड से, तो 20 इसी स्केल में अगर मैं 20 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करूंगा, तो एरो का लेंथ हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। और ये क्या बनाना पड़ेगा? ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा? 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझे? और दूसरी बात है, इसका क्या एप्लीकेशन है, ये चीज हम जब पढ़ेंगे, मान लो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर एडिशन यानी वेक्टर को जोड़ने का, हम लोग को जोड़ने के लिए हम कुछ लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कुछ लॉ फॉलो करते हैं जो आगे पढ़ेंगे, अभी समझेंगे बाद में। उसको जब ऐड करेंगे, ऐड करना सीखेंगे, तब हमें इस थ्योरी का काम आएगा। तो एप्लीकेशन इसका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले अभी जान रहे हैं कि हम लोग कैसे उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। दूसरी बात है कि ये जो हेड होगा, हेड ही आपको डायरेक्शन बताएगा, ये जो एरो है, एरो का डायरेक्शन ही आपको बताएगा कि उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। जैसे V1 का डायरेक्शन आप देखो तो ड्यू ईस्ट है, तो मैंने ईस्ट के डायरेक्शन में बनाया। दूसरा में देखो तो ड्यू ईस्ट है, इसको भी मैंने ईस्ट के डायरेक्शन में बनाया। बात समझे? जैसे मैं बोलूं कि F1 वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन, अब हम बनाया नॉर्थ ईस्ट, मैंने ऐसा लिखा, तो ये 10 न्यूटन
नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या हुआ, ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका सॉरी 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 ये है आपका ईस्ट, ये है आपका नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट मतलब एकदम बीचों बीच बोलेंगे 45 डिग्री। तो अभी हम कैसे बनाएंगे इसको, इसको अगर मुझे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है F1 इक्वल टू 10 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट का, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा, ऐसे करेंगे, इस डायरेक्शन में एरो बनाएंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में है ना। नॉर्थ ईस्ट कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये डायरेक्शन में है, यानी ये डायरेक्शन में है बच्चा। और नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और ये जो एरो का लेंथ होगा बच्चा, ये रिप्रेजेंट करेगा 10 न्यूटन का, F1 इक्वल टू 10 न्यूटन का। ये जो एरो का लेंथ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपको 10 न्यूटन का। अगर मुझे इसी स्केल पे 20 न्यूटन दिखाना होगा तो मैं बड़ा बना लूंगा, और नॉर्थ ईस्ट ही हुआ तो यही बना लेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया कि कैसे करते हैं, है ना। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं अच्छे से। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, और हम बोले 37 डिग्री साउथ वेस्ट, तो हम क्या करेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड है साउथ वेस्ट, ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ है, साउथ वेस्ट एकदम बीचों बीच जाएगा, ये आप सॉरी साउथ वेस्ट है 37 डिग्री, है ना, नहीं सॉरी ऐसे लिखो इसको, 37 डिग्री मान लो साउथ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट के साथ एंगल होगा, ये हो गया 37। यानी अब एरो जो हम बनाएंगे ऐसा बनाएंगे, और ये डायरेक्शन हो गया आपका, एरो का डायरेक्शन ही आपको हो गया उस वेक्टर का डायरेक्शन मिल गया, यानी वेलोसिटी वेक्टर का, ठीक है। और इस एरो का जो लेंथ होगा, ये लेंथ ही आपका कितना कहलाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, जो मैग्नीट्यूड होगा ये एरो हो जाएगा। तो दीज आर द मेथड्स टू रिप्रेजेंट्स, है ना, वेक्टर क्वांटिटी इन ग्राफिकल वे। क्लियर है, चलिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, अलग अलग टाइप का वेक्टर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना। जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर है हम लोग उसको पहले डील कर लेते हैं। तो पहला आप लोग लिख लो इक्वल वेक्टर्स, क्या लिखेंगे, इक्वल वेक्टर लिखो। तो इसमें लिखेंगे टू वेक्टर्स आर said to be equal vectors, are said to be equal vectors when magnitude and direction, है ना, if when magnitude and direction of both vectors are same, दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों अगर सेम होगा तो हम दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे, आपका इक्वल वेक्टर। जैसे मैं बोलूं कि v1 वेक्टर इक्वल टू, मैंने बोला 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, और मैंने कहा v2 वेक्टर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। अब मैं बोल रहा हूँ दोनों का देखो बच्चा, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो हम इक्वल मतलब हो गया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, v1 वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो, दो वेक्टर बराबर है। क्लियर है। और अगर आप यहाँ पे इसी में आप अगर v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर लिखोगे, आप उसको जीरो बता सकते हो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और इक्वल चीज़ को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। इसको आप यहाँ पे जीरो लिख सकते हो। क्लियर। लेकिन अगर मैं बताऊं बच्चा इसे कि F1 वेक्टर इक्वल टू 20 न्यूटन ड्यू ईस्ट बोलूं, और F2 वेक्टर इक्वल टू मैं बोलूं 20 न्यूटन ड्यू वेस्ट, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे, अब समझना कुछ कुछ चीज़, अब बेसिक बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए। अगर मैं बोलूं क्या F1 वेक्टर इक्वल टू F2 वेक्टर, इज इट करेक्ट, नो, वाई इट इज नॉट करेक्ट,
बिकॉज कि दोनों का डायरेक्शन, इसका ड्यू ईस्ट है, इसका डायरेक्शन ड्यू वेस्ट है। मैग्नीट्यूड देखो, F1 का मैग्नीट्यूड देखो, F1 वेक्टर का 20 न्यूटन है, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, तो मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन ये मैं अभी मैग्नीट्यूड के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ F1 वेक्टर इक्वल टू F2 वेक्टर, मतलब दो वेक्टर को मैं बराबर लिख रहा हूँ। बराबर दो वेक्टर तभी हो सकता है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्शन अलग अलग है, तो क्या ये बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, तो इसको लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू। ठीक। लेकिन अगर किसी बच्चे ने लिखा इसको F1 इक्वल टू F2, यानी कि F1 के ऊपर जो एरो है उसको हटा दिया, तो इसका मतलब अब इस पूरे चीज का मीनिंग चेंज हो गया। इसका मीनिंग हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2। अब सही है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ F1 तुम देख सकते हो, ये है आपका 20 न्यूटन, और मैग्नीट्यूड ऑफ F2 देख सकते हो यहाँ पे 20 न्यूटन है। अरे दोनों तो सेम ही है, दैट मीन्स ये सही है। मतलब हम बोल सकते हैं कि F1 इक्वल टू F2। क्या ये सही है? हाँ। तो ये चीज आपको वेक्टर में मीनिंग पहले समझना पड़ेगा, कौन सा क्या किसका मीनिंग है ना। ए वेक्टर में जब मैं बोलता हूँ, ए के ऊपर एरो दे करके उसको बोलते हैं ए वेक्टर, उसका मीनिंग अलग होता है, उसका मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड, और बगल में हमको डायरेक्शन भी लिखना पड़ता है, यानी वेक्टर के फुल इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस एरो को हटा दो, तो मैं बस बात कर रहा हूं उसी वेक्टर के, बस उसके डायरेक्शन के, सॉरी उसके मैग्नीट्यूड के, बस मैग्नीट्यूड लिख देंगे, काम खत्म। समझ गए? तो क्या मैं अगर इस केस में जिसमें देखो ये दोनों सेम वैल्यू मैग्नीट्यूड हैं, क्या मैं अगर आपसे ये पूछूं बच्चा कि F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, क्या ये जीरो होंगे? नहीं, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो जीरो होंगे भी नहीं। दूसरी बात, अगर सर मैं ये बोलूं F1 माइनस F2 क्या होगा सर? तो F1 के ऊपर एरो हटा दिया, तो क्या ये 20 है, 20 न्यूटन है? क्या F2 20 न्यूटन है? दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। तो सेम मैग्नीट्यूड को मैं बोल रहा हूँ घटाने के लिए, अब मीनिंग चेंज हो गया, ये वैल्यू कितना है? जीरो। अब सही है, बात समझे? तो रिलैक्स रहिए, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है इसमें। आइए इधर, तो अब हो गया आपका ये, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, अब आप लिखो सेकेंड। मैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि पूरा फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़रूरत है, उसको ज़रूरी है पढ़ना, समझना ज़रूरी है मेन, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये पूरा फिजिक्स में ये यूज होगा, कैसे होगा मैं भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो लिखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? दोज वेक्टर, दोज वेक्टर which has magnitude यूनिटी। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए उस वेक्टर का? यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 होना चाहिए। अभी बताएंगे क्या हुआ, एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात है कि यूनिट वेक्टर को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे किसी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? किसी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हो, जैसे ए कोई सिंबल है वेक्टर का, उसके ऊपर आप क्या करते हो? एरो देते हो। लेकिन जब यूनिट वेक्टर को मैं अलग ढंग से रिप्रेजेंट करता हूं, तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज, मान लो ए कोई यूनिट वेक्टर है, स्मॉल ए कोई यूनिट वेक्टर है, उसके ऊपर हम एरो इस तरह से कैप देते हैं, इसको बोलते हैं कैप। तो इसको पूरे को हम लोग पढ़ते हैं ए कैप, ए कैप। क्या पढ़ते हैं? ए कैप। यहाँ पे जब मैं किसी लेटर के ऊपर, सिंबल के ऊपर, जिसको कि जिस सिंबल से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर अगर कहीं भी आप कैप बनता हुआ देख रहे हो, दैट मीन्स आप समझ लेना वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, कहीं भी। तो इस यूनिट वेक्टर का अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि यहाँ से पढ़ो तो दोज वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड यूनिटी, यानी कि मैं अगर बात करूं कि अगर ए कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा ए कैप, ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1, क्योंकि ये डेफिनेशन क्या कहता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? यूनिट, जितना भी यूनिट वेक्टर है
उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होता है 1। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर एक टोपी, कैप मतलब टोपी, टोपी ऐसे ही बनाते हैं, तो इस तरह से हम लोग कैप बना दिए, तो ए ओवर उसके ऊपर एक कैप बना देते हैं। और उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, यानी कोई भी यूनिट वेक्टर उठा लो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ठीक है। दूसरी बात अब समझो, इसके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें, अभी तो बस मैंने बेसिक समझा दिया कि ये यूनिट वेक्टर को डिफाइन ही क्यों किया गया, इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है। तो एक्चुअल में आपको समझ में भी आ जाएगा कि पहले लिखो, यूनिट वेक्टर जो है आपको, यूनिट वेक्टर imparts direction to other वेक्टर। सबसे आपको काम का चीज ये लाइन है, ये लाइन जो है आपका काम का है। यूनिट वेक्टर जो है किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या देता है? डायरेक्शन। कैसे? वही चीज समझेंगे अभी। देखो यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन किया गया है पहले समझेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जो आपने ऊपर पढ़ा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन देता है, कैसे, वो दोनों चीज आपको भी समझ में आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया गया, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज, जैसे मान लो कि ए एक यूनिट वेक्टर है, ए क्या है हमारा यूनिट वेक्टर है, उसके ऊपर कैप देना पड़ेगा। इसको डिफाइन किया गया है ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसे डिफाइन किया गया। जैसे देखो मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वी वेक्टर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ठीक, बोला ठीक है। अभी मैं अगर बोलूं इस वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर में कर दिया, मतलब v वेक्टर क्या है हमारा, v वेक्टर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 है, डायरेक्शन ड्यू ईस्ट है। मैं अगर उसके ऊपर कैप लगा देता हूं, इससे आपको समझ में आता है कि आपको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या लिखना पड़ेगा, v वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। v वेक्टर को आप क्या लिखोगे, ये पूरा लाइन लिखोगे, 10 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना है, देखो इस क्वेश्चन को देख करके, ये रहा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और ये रहा डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। क्या 10 ने 10 को उड़ा दिया? क्या हमारा भी कैप जो आया, क्या आया, ड्यू ईस्ट आया। अरे सर ये तो यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन आया और उसके साथ 1 मल्टीप्लाई आया। इसका मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भी कैप इक्वल टू 1 इंटू ड्यू ईस्ट, तो आपको पता है किसी वेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और ये डायरेक्शन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भी कैप का मैग्नीट्यूड 1 आया और डायरेक्शन कितना आया, ड्यू ईस्ट? अरे तो डायरेक्शन सिर्फ दिया, मतलब भी कैप मैंने लिखने का मतलब क्या हुआ, भी कैप मतलब हो गया, देखो समझो, भी कैप मतलब हो गया, भी यूनिट वेक्टर तो है, लेकिन भी कैप जो मैं बोल रहा हूँ उस भी कैप को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। भी कैप को मैं क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विच इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं ड्यू ईस्ट। वही तो आया है। मैं भी कैप बोल रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कितना है यहाँ से देखो बच्चा, ड्यू ईस्ट है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था ड्यू ईस्ट। अब देखो इसको, ये हमेशा आएगा, ये हमेशा आएगा, क्यों, देखो यहाँ पे अगर मैं इसी को रिपर तोड़ता हूँ मैं, देखो यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखे हैं कि नहीं। इसी ए वेक्टर को लिखने का क्या तरीका है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू इसका डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो है ही। ऐसे ना यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया गया बच्चा। अभी ए वेक्टर को, किसी वेक्टर को लिखने का तरीका पता है, पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं फिर उसके साथ डायरेक्शन लिखते हैं, लिख दिया। क्या नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, कैंसिल आउट हो गया। तो ये कैप जो हमारा आया, ये क्या आया चेक करो तो, डायरेक्शन ऑफ, जिसके ऊपर मैंने एरो कैप लगाया उसी वेक्टर का डायरेक्शन आया, यानी कि उसी वेक्टर का बस डायरेक्शन। मतलब जब मैं कैप बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन, जिसके ऊपर कैप लगाया मैं उसी का डायरेक्शन बोल रहा हूँ। इसका मतलब अगर बेसिक समझो तो, अभी देखो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब इस एक कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो मैंने लिखा है क्या, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 तो है। क्या ये डायरेक्शन दे रहा है, हाँ,
तुम देखो ए कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर का। किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर का, जिसके ऊपर एरो है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आपको आएगा कि मान लो क्वेश्चन में दिया है v वेक्टर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ठीक। और मैं बोल रहा हूं कि फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन द वेलोसिटी का ये दिया हुआ है कि एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ड्यू ईस्ट यानी कि ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी, और दिया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में इसके अकॉर्डिंग बात हो रहा है कि फोर्स एक्ट हो रहा है। देखो फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, और बात हो रहा है कि एक्ट्स ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि आप एफ वेक्टर लिख करके बताइए। क्या लिख करके बताइए, एफ वेक्टर लिख के बताइए। तो आप एफ वेक्टर क्या लिखोगे बच्चा, बताइए, सोचिए सोचिए, एफ वेक्टर आप क्या लिखोगे। एफ वेक्टर लिखने का आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है बच्चा, ये बताओ। अगर हमें एफ वेक्टर लिखना है तो हमें उस फोर्स का हमें क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 20 न्यूटन। अगर एफ वेक्टर लिखना है तो यहाँ पे पहले क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है बच्चा, 20 न्यूटन, तो यहाँ लिखेंगे 20 न्यूटन। और क्या, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे। किसका डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोर्स का डायरेक्शन किधर है, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ईस्ट के डायरेक्शन में है। देखो यहाँ से ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो क्या हम यहाँ पे ड्यू ईस्ट लिख सकते हैं, बोला हाँ। लेकिन मान लो कि ये ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन जो है तुम्हारा अलग फॉर्मेट में दिया है। अब समझो कि ऐसे, बात में कहता हूँ, इसको और तरीका क्या हो सकता है लिखने का। एक हो सकता है कि मैं यहाँ पे लिखूं 20 न्यूटन, मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन लिखने का तरीका समझना क्या है। डायरेक्शन बोला गया है कि फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है बॉडी पे, वो हो रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैप नहीं लिख सकते हैं। ये जो आप वी कैप है, मैंने भी बोला ना, जिसके ऊपर आप कैप लगाते हो, इसका मीनिंग क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यानी इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, 20 न्यूटन भी कैप, ये भी सही है। क्या मैंने फोर्स को यूनिट वेक्टर के टर्म में डायरेक्शन लिखा, हाँ। क्या सर ये गलत है क्या, एफ वेक्टर इक्वल टू 20 न्यूटन ड्यू ईस्ट, नहीं, ये भी सही है, समझे। तो एफ वेक्टर इक्वल टू 20 न्यूटन ड्यू ईस्ट, क्या ये सही है, हाँ ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या मैंने, लेकिन एफ वेक्टर को क्या मैं यूनिट वेक्टर के टर्म में इसमें लिखा, हाँ, क्या ये सही है, ये भी सही है। क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, जिसके ऊपर एरो देते हो उसी का डायरेक्शन। तो फोर्स लग रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी कैप, हो गया। बात समझे। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं, है कि नहीं। अब बात समझ में आ गया आपको कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब हम लोग कुछ प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर, कुछ आप समझो, जैसे कि बार बार हमें लिखना पड़ता था कि ड्यू ईस्ट, ड्यू वेस्ट, ड्यू नॉर्थ, ड्यू साउथ। तो फिजिसिस्ट ने मिल करके क्या किया, कुछ यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर दिया कि भैया यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो इस डायरेक्शन को आप ये यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लो, इसके लिए ये। तो मैं अभी समझाता हूँ कि मतलब सम प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर, आप लिखो प्री डिफाइंड, पहले से कुछ यूनिट वेक्टर को जो है वो क्या कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया। जैसे मैं बता रहा हूँ, सुनो इधर, आपको ये पता चल गया यूनिट वेक्टर बस हमें क्या बोलता है, डायरेक्शन। जैसे वेलोसिटी के ऊपर कैप लगा दिए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, फोर्स के ऊपर कैप लगा दिए तो फोर्स का डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन ही होता है।
तो बात अब यहाँ पे कुछ जैसे बार बार हमें उतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ता था 20 न्यूटन ड्यू ईस्ट ड्यू वेस्ट, तो फिजिसिस्ट ने कहा भैया इतना लिखने का से मतलब है जोड़ घटाओ जब हम करेंगे वेक्टर का तो हमें प्रॉब्लम होगा। तो इसको आसान बनाने के लिए यूनिट वेक्टर का सहारा लिया गया और बोला कि समझना इस डायरेक्शन को, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो आप यहाँ पे बोलते हो ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये डायरेक्शन क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, तो बोला कि एक्स डायरेक्शन जो है, एक्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस जो है, कहा कि भैया जो इतना बार बार आप लिखते थे अलोंग एक्स एक्सिस, उसको बस आप आई कैप लिख दोगे ना, आई के ऊपर कैप दे दोगे, तो आई रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, जब मैं आई बोलता हूं तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका एक्स एक्सिस। जब जे ये प्री डिफाइन कर दिया, मतलब इसको डिफाइन कर दिया गया सबके लिए, बोला कि सब यही चीज मानो, कैलकुलेशन वाइज सब जगह आसान होगा तुम्हें, बार बार अलोंग एक्स एक्सिस इतना बड़ा लिखने से आप बच जाओगे। तो बोला कि आई को आप एक्स एक्सिस का डायरेक्शन मानना, जब मैं आई बोलूं तो समझना कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और जे मैं बोलूं तो ये जे जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और एक कितना एक्सिस होता है, तीन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो के अभी मैं सब बता दूंगा कि जो के होता है वो के किधर होता है, जेड एक्सिस किधर होता है। तो के होता है आपका जेड एक्सिस, तो ये आप लिख लो, आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस, जे रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस, के रिप्रेजेंट करता है आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं हम, जब हम आई के ऊपर कैप कर देंगे तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि आई मतलब एक्स एक्सिस, कैप मतलब डायरेक्शन, तो किधर डायरेक्शन हो गया, आई कैप मैं जब बोलूंगा तो इसका मतलब हुआ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो इतना बार बार आप लिखते थे उसके जगह पे अगर मैं आई कैप लिख दूं तो बात बराबर है। मतलब आई कैप मतलब सिर्फ डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन को बता रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बता रहा है। अगर मैं ये माइनस आई कैप लिखूं तो ये हो जाएगा अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह से जे कैप को मैं लिखूं तो इसको लिख सकते हैं अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं माइनस जे कैप लिखूं तो ये रिप्रेजेंट करता है अलोंग निगेटिव, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। माइनस जे कैप लिखूं तो अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से के कैप रिप्रेजेंट करेगा अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, और माइनस के कैप रिप्रेजेंट करेगा अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस। मतलब इसके जितने भी ये आप देख रहे हो इसके जगह पे आप ये सारा यूज कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे मैं समझाता हूँ अभी, जैसे मान लो कि कोई बच्चा, ये एम ब्लॉक है, कोई फोर्स ऐसे लगा रहा है F इक्वल टू 10 न्यूटन, तो मैं बोलूँ बच्चा लिखो F वेक्टर, तो कोई लिखता है इसको 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, दैट इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने इसको ऐसे भी लिख सकता है, 10 न्यूटन आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन किधर है, ईस्ट के डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ड्यू ईस्ट को क्या बोलते हैं, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या मैं उसको अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखूं तो ड्यू ईस्ट को ही मैं लिख सकता हूं आई कैप। आई कैप क्या जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्यू ईस्ट बोलो या अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बोलो। तो ड्यू ईस्ट के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैप, तो मैं बोल सकता हूँ एफ वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन आई कैप, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, अगर किसी ने लिखा है एफ वेक्टर इक्वल टू 20 न्यूटन जे कैप, इसका मतलब एक कोई ब्लॉक होगा उस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, जे कैप मतलब हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, मतलब इधर फोर्स लग रहा है, बस इतना ही है।
अगर किसी ने कहा कि फोर्स जो है वो लग रहा है 5 न्यूटन और इसको लिखा है ऐसे माइनस जे कैप, इसका मतलब डायरेक्शन हो गया किधर, ड्यू निगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि ड्यू साउथ में, यानी फोर्स लग रहा है इधर ऑब्जेक्ट पे, नीचे लग रहा है साउथ में, तो ये लगेगा 5 न्यूटन का फोर्स माइनस जे कैप, मतलब इस डायरेक्शन में। बात समझ में आया? तो जो आप ड्यू ईस्ट, ड्यू वेस्ट, ड्यू नॉर्थ, ड्यू साउथ कर रहे थे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो कर रहे थे, उसके जगह पे आप आई कैप, जे कैप और के कैप यूज कर सकते। के कैप हो गया आपका अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या होता है? जैसे मान लो मैं एक क्यूब बनाता हूँ, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला, इसे मैं समझा रहा हूँ अभी। जैसे इधर है, मैं एक क्यूब बनाया, ठीक है बच्चा। जैसे मैं बोलूँ ये ऑरिजिन है, ये आपका प्लेन पे देखो ये एक्स एक्सिस है, और ये दीवार जो आप देख रहे हो ये वाला, ये वाला पॉइंट आपका वाई एक्सिस है। ये जो बाहर है इस प्लेन के, ये जो प्लेन आप देख रहे हो, इस प्लेन के जो बाहर ये एक परपेंडिकुलर, जो इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर है, ये जेड एक्सिस कहलाएगा। यानी जो आप ये कॉपी, मान लो ये तुम्हारा नोटबुक है, नोटबुक में आप ये वाई खींचते हो, ये एक्स खींचते हो, इस प्लेन के बाहर है ना, ये वाई है, तो प्लेन के बाहर यानी तुम्हारे नोटबुक के बाहर जो है, ये आपका क्या कहलाएगा, जेड एक्सिस। तो अगर प्लेन के बाहर कोई फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जेड एक्सिस को के कैप, और अंदर लग रहा है इसको बोलते हैं माइनस के कैप। बात समझ में आ गया? के कैप और माइनस के कैप। आप देख सकते हो एक्स और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस भी परपेंडिकुलर है, तो एक्स वाई जेड ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? चलिए, तो अभी आप यूनिट वेक्टर को किस लिए यूज करते हो? डायरेक्शन बताने के लिए, पहली बात समझ गए। अब क्वेश्चन आता है कि सर, है ना, क्वेश्चन आता है कि सर चलो ठीक है, वो तो समझ में आ गया, अगर फोर्स ऐसे लगने लगे F इक्वल टू 10 न्यूटन और ये एंगल है 37 डिग्री, अब हमें लिखना है एफ वेक्टर। तो ये तो हमें पता है सर, ये 10 न्यूटन है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका नॉर्थ है, तो मैं ये तो लिख दूंगा 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिख दूंगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये बताओ कि फिजिसिस्ट ने ये तो बोला कि एक्स एक्सिस को आप आई कैप ले लो, वाई एक्सिस को जे कैप ले लो, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एफ वेक्टर आपको लिखना है सर, अब हमको आई कैप, जे कैप और के कैप, यानी इस तीन ही यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया, तो अब उन लोगों ने इस एफ वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप में कैसे रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि अगर आप गौर करके देखो तो ये चीज आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये जो फोर्स लग रहा है बच्चा, और इस प्लेन के बाहर डॉट 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 डॉट, प्लेन के बाहर जो है, बाहर साइड में, वो हो गया जेड एक्सिस। तो ये फोर्स ना तो, फोर्स तो इसी प्लेन पे है, एक्स एक्सिस के साथ 37 है, तो ना तो ये फोर्स एक्स एक्सिस में है, ना तो वाई एक्सिस में, ना तो प्लेन के बाहर है, यानी ये जेड एक्सिस पे है। तो सर इसको आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में आप कैसे लिखेंगे? इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे? आपने तो कहा कि सारा वेक्टर क्वांटिटीज को हम इस यूनिट वेक्टर में डिफाइन कर सकते हैं, जब 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया होगा तो सभी के लिए आना चाहिए। बोला हाँ। तो इसके लिए जब हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट, अभी इसको क्योंकि मन में तो आएगा, मन में तो आएगा, तो इसलिए यहाँ मुझे बताना पड़ा कि ये इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? एक पेज यहाँ पे इसको लिख करके, एक पेज को यहाँ पे आप खाली छोड़ दो, ठीक है, और वहाँ बताएंगे ही बताएंगे, बाद में इसको आप भर लेना यहाँ पे, है ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब पढ़ेंगे, मतलब वेक्टर को जब मैं, अभी बाद में समझेंगे क्या है नहीं है, जब ये टॉपिक को जब हम कवर करेंगे वेक्टर में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं, उस समय आपको समझाया जाएगा कि जब एक्स एक्सिस में वेक्टर ना हो, वाई एक्सिस में ना हो, जेड एक्सिस में ना हो, किसी एक्सिस, किसी कहीं भी हो, एक्स के साथ कुछ एंगल बना के, वाई के साथ कुछ एंगल बना के, तो हम उसको आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में कैसे लिखते हैं, क्योंकि उस समय हमको वेक्टर को स्प्लिट करना आ जाएगा, तोड़ना आ जाएगा। बात की बात है, क्या है नहीं है, अभी हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसको रिजोल्यूशन तक आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा
कि इस वेक्टर को आई कैप और जे कैप और के कैप के टर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे जैसे हम वेक्टर का डेप्थ समझते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आसानी अपने आप होता जाएगा आसान। ठीक है, तो चलिए, तो यूनिट वेक्टर को आई थिंक आपको समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर को डायरेक्ट किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है कि डायरेक्शन की जगह पे हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं। क्लियर है? चलिए, अब एक दूसरा तीसरा टाइप का आप बस लिख लो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव वेक्टर, क्या लिखेंगे? नेगेटिव वेक्टर। बस इस अपोजिट वेक्टर को तुम बोल सकते हो कि जो अपोजिट वेक्टर होता है हम लोग उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अपोजिट वेक्टर को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। जैसे मैं अगर बोलूं कि ये ए वेक्टर है, क्या है ये? ए वेक्टर। तो ये ग्राफिकल मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ए वेक्टर को ऐसे है। तो इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं कोई एक वेक्टर बनाता हूँ, जस्ट अपोजिट मतलब ए वेक्टर इस डायरेक्शन को बता रहा है, इसके जस्ट अपोजिट में अगर इस डायरेक्शन को दिखाता हूँ, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पहला वाला ए वेक्टर है तो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज माइनस ए वेक्टर। उसका माइनस देने का मतलब है, माइनस देने का मतलब है अपोजिट। किसका अपोजिट? ए वेक्टर का, अपोजिट ऑफ ए वेक्टर। जैसे मैं बोलूं ये बी वेक्टर है, मान लो मैं बोलूं माइनस बी वेक्टर, तो माइनस जब मैं लगाता हूं तो माइनस मतलब समझना अपोजिट बोल रहा हूं, अपोजिट ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का इधर है तो अपोजिट ऑफ बी वेक्टर किधर हो जाएगा? जस्ट इसके अपोजिट। तो दिस इज माइनस बी वेक्टर हो गया, समझे? दिस इज नेगेटिव वेक्टर। जैसे मैं भी इसे पहले बोला था, ये आई कैप है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको क्या शो करते हैं? आई कैप। अभी तुम देखते हो ये ईस्ट है, इसके जस्ट अपोजिट वेस्ट होता है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा था? माइनस आई कैप, क्योंकि आई कैप का अपोजिट है माइनस आई कैप, निगेटिव है। ये जे कैप बताते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस को, तो निगेटिव वाई एक्सिस को अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं यानी कि अपोजिट ऑफ जे कैप यानी अपोजिट ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, दैट मीन्स दिस इज माइनस जे कैप। तो आपको निगेटिव वेक्टर समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? तो निगेटिव वेक्टर क्या होता है कि जस्ट जिसके पीछे मैं माइनस लगाता हूँ उसके जस्ट अपोजिट वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, अब देखो वेक्टर तो अब मतलब ऐसे ही रहता है मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचो तो पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर पैरेलल हो इसको पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। एंटी पैरेलल किसको बोलते हैं? एक वेक्टर इसके हो दूसरा वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री हो, इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। ठीक है। को इनिशियल वेक्टर क्या है? को इनिशियल वेक्टर क्या है? जिसका कि ऑरिजिन सेम हो, मतलब ऐसे होता है ना, एक एरो ऐसा बनाए दूसरा ऐसे बनाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेड, है ना। जैसे मान लो मैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं हम लोग हेड। और इसको क्या बोलते हैं? टेल। मतलब एक माथा है तो एक पूंछ है, एक माथा है तो एक पूंछ है, दोनों का पूंछ, दो वेक्टर जिसका कि पूंछ मिलता है, जिसका कि टेल जो है यहाँ पे देखो तो मिल रहा है, यहाँ पे देखो टेल टू टेल, ए वेक्टर और बी वेक्टर का टेल टू टेल ज्वाइन है, तो ए और बी वेक्टर को हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। को दोनों का इनिशियल पॉइंट एक है, को इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्ट वेक्टर यहाँ से हुआ था, ये इसको बोल सकते हैं को इनिशियल वेक्टर। समझे? को प्लेनर वेक्टर होता है एक ही प्लेन में हो, को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे हो। जैसे मैं तुम्हारे अपने नोटबुक में तुम एक डायरेक्शन दिखा रहे हो ए वेक्टर इधर और उसी नोटबुक में तुम दिखा रहे हो बी वेक्टर इधर, तो क्या ये नोटबुक वाले जो पेज है उसी पेज पे दोनों वेक्टर को दिखा रहे हो? तो इसको हम लोग बोलेंगे हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। इसको बोल सकते हैं को एक ही प्लेन वाला वेक्टर, एक ही प्लेन पे दोनों लाई कर रहा है, कोप्लेनर वेक्टर। मान लो कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये एक्स है ये वाई है, एक प्लेन ये ले लिए और एक जेड इधर वाला है, ये वाला एक्स जेड वाला है। एक वेक्टर मैंने मान लो कि ये एक्स वाई पे दिखा दिया और दूसरा एक्स जेड पे दिखा दिया, तो क्या ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को प्लेनर हुआ? नहीं, क्योंकि ए वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है वाई और एक्स पे और एक्स जेड पे आपका बी वेक्टर हो रहा है, दो अलग अलग प्लेन हो गया। एक्स वाई प्लेन हो गया ये दीवार वाला, और ये फ्लोर वाला जहाँ पे तुम बैठते हो उसको मैंने मान लिया एक्स जेड। तो एक तुम दीवार पे अपना जो रूम का दीवार है उस पर एक एरो बना दिया और एक जहाँ पे तुम बैठते हो फ्लोर है उस पर तुमने बना दिया वेक्टर। तो दोनों को प्लेनर वेक्टर नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेन है।
दीवार का एक अलग प्लेन है और नीचे एक अलग प्लेन है, बात समझे, तो वो कोप्लेनर वेक्टर नहीं हुआ। ये छोटा छोटा चीज़ है। दूसरी बात है, जब मैं ऐसे एरो लिखता हूँ और इसको मैं ओ लिख रहा हूँ और इसको ए लिख रहा हूँ, तो ये आपका टेल है, ये हमारा हम लोग बोलते हैं ये इनिशियल पॉइंट है, और ये आपका फाइनल पॉइंट है। ओ से स्टार्ट किया ए तक गया तो हम इसको बोलते हैं ओ से लेकर के, मतलब ओ से ए डायरेक्शन की तरफ है, ओ से ए डायरेक्शन मतलब ऐसा है, बता ही चल रहा है, तो इसको हम लिखते हैं ओ से ए, यानी ऐसे लिखते हैं ओ ए वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं कहीं कहीं, ठीक है। आप नोट्स करके लिख लीजिए बच्चा। पहला नोट्स लिखिए कि ए वेक्टर, ऐसे लिख लो, इफ ए वेक्टर इज शिफ्टेड parallel to itself, if a vector is shifted parallel to itself, then vector will not change। कहने का क्या मतलब है बच्चा, कि मैं अगर बोलूं ए वेक्टर ऐसा है, ठीक, मैंने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया एरो बना करके, और मैंने बोला ये एंगल थीटा है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको मैं पैरेलली शिफ्ट करूँ, शिफ्ट करूँ, जैसे ये एरो है ना, बस इसको उठा करके मैं पैरेलली शिफ्ट करने का मतलब है कि आप ये एंगल को चेंज नहीं कर सकते हो, बस इसको ऐसे शिफ्ट कर दें, और ये एक्स एक्स थीटा यहाँ बनाया था तो यहाँ भी थीटा ही बनाएगा, तभी ना पैरेलली शिफ्ट किया है, हम पैरेलल शिफ्ट करना है। अगर उसको थोड़ा सा एंगल वेंगल चेंज कर दिए तो फिर वो पैरेलल शिफ्ट नहीं हुआ, पैरेलल नहीं हुआ, पैरेलली शिफ्ट करना है हमको, है ना, पैरेलल इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, खुद के पैरेलल शिफ्ट करना है, तो ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट जो है पैरेलली किया है, ये जो आप नीचे देख रहे हो। और आप देखो तो मैंने शिफ्ट किया है, तो ना तो मैंने इस एरो के जो लेंथ है, क्या मैंने एरो के लेंथ को चेंज किया है, नहीं, तो जब एरो का लेंथ चेंज नहीं हुआ तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ, और जब वो एंगल थीटा चेंज नहीं हुआ तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी डायरेक्शन जो है आपका नॉर्थ ईस्ट थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ भी एंगल आपका नॉर्थ ईस्ट थीटा एंगल बना रहा है, और उसी को शिफ्ट किए हैं, तो ए वेक्टर भी आपका चेंज नहीं हुआ। जब ए वेक्टर भी आपका चेंज नहीं होगा बच्चा, तो अगर ये ए वेक्टर है तो हम इसको भी तो बोलेंगे ए वेक्टर, क्योंकि इसको शिफ्ट करने से ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ना तो इसके मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो फिर वेक्टर क्यों चेंज होगा जब दोनों चेंज हुआ ही नहीं। बात समझे, कहने का आप समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ए बी वेक्टर मान लो इधर है, और ये एंगल आपका थीटा है वर्टिकल के साथ, अगर इसी चीज को आप बस शिफ्ट कर दो इधर, और ये एंगल अभी थीटा ही है, या मैं इस चीज को उठा करके आगे रख दूं, इधर ला दूं, है ना, इसको थोड़ा सा इस वेक्टर को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, तो ना तो मैंने इस एंगल को वर्टिकल के साथ चेंज किया है ना तो इसके लेंथ को चेंज किया है, क्योंकि इसको शिफ्ट किया है, तो ये भी बी वेक्टर कहलाएगा, ये भी आपका बी वेक्टर ही कहलाएगा। बात समझे, इसको शिफ्ट करने से, पैरेलली शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चा, ये इम्पोर्टेंट है ना, ये भी थीटा है। अगर मैं बोलूँ कि ये बी वेक्टर है, इसको आगे शिफ्ट कर दो ऐसे करके, तो ये भी आपका बी वेक्टर ही है, क्योंकि बस इसको मैंने इसको उठा करके आगे रख दिया, तो ना तो डायरेक्शन चेंज हुआ ना तो इसका लेंथ चेंज हुआ। बस ध्यान रखना है जब आप वेक्टर को शिफ्ट कर रहे हो तो ना तो उसका डायरेक्शन चेंज हो, और मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो मतलब क्या, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, ना तो एंगल चेंज हो ना तो उसकी लेंथ चेंज हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी आपका बी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, बस यही बात है और क्या है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जो एंगल बिटवीन हम टू वेक्टर लेते हैं बच्चा, इसमें लिखते हैं, लिखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज
टेकन सच दैट, है ना, आइदर, ऐसे लिख लो, आइदर हेड ऑफ वन वेक्टर joined with head of other vector or tail of one vector joined with tail of another vector। मतलब दो वेक्टर के बीच एंगल हम तभी लेंगे बच्चा जब दोनों वेक्टर के या तो हेड टू हेड ज्वाइन हो या तो टेल टू टेल ज्वाइन हो। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मान लो ए वेक्टर है बच्चा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफिकली, ए वेक्टर को, और ये एंगल मान लो 30 डिग्री है। और बी वेक्टर मैंने कहा ये आपका बी वेक्टर है और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। मैंने बोला फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, जब आप दो वेक्टर के बीच एंगल लेते हो या तो हेड टू हेड मैच होना चाहिए या तो टेल टू टेल। बोला ठीक। तो ये बी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि पहला लाइन हम पढ़ चुके हैं, शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। तो बस इसको पीछे खिसका देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे करके, इसके पूंछ यानी कि टेल को ए वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर दिए, पहला स्टेप। अब जो एंगल लेंगे, अब बच्चा कहता है सर दो एंगल हो सकता है, एक एंगल तो ये 30 डिग्री हो सकता है, क्या दूसरा एंगल सर ये नहीं हो सकता है क्या? तो याद रखो कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो होगा हमेशा वो 180 डिग्री से कम होगा। 180 डिग्री से एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो होगा 180 से कम होगा। अभी जब ये वेक्टर आप अगर लोगे, क्योंकि बच्चा सोच सकता है ना कि सर ये भी एंगल है दो वेक्टर के बीच, ए और बी वेक्टर के बीच, टेल टू टेल जो है वो तो बात सही है सर, लेकिन यहाँ दो एंगल निकल के आ रहा है, एक ये और एक ये एंगल है 360 माइनस 30 डिग्री, दैट मीन्स 330 डिग्री। तो ये एंगल ले कि 30 डिग्री ले, तो एंगल कौन सा लेंगे, 30 डिग्री। क्लियर है, कौन सा एंगल लेंगे, 30 डिग्री, क्योंकि 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आपको आ जाएगा। अभी एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ बच्चा कि ऐसा है, ऐसा है, दिस इज ए वेक्टर, क्या ये ए वेक्टर है, और इधर है आपका बी वेक्टर, और ये एंगल दिया हुआ है आपका मान लो 120 डिग्री। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस क्वेश्चन में एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बच्चा कहेगा जल्दीबाजी में रहेगा तो वो बोलेगा 120 डिग्री। क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों सर, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ए वेक्टर का हेड यहाँ देख रहे हो और बी वेक्टर का टेल ये ज्वाइन किया हुआ है, दोनों मिला हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता है सर। क्योंकि मैंने डेफिनेशन से पढ़ा है, दो वेक्टर का बीच एंगल हम तभी लेंगे जब दोनों वेक्टर के या तो हेड टू हेड ज्वाइन हो या तो टेल टू टेल ज्वाइन हो। क्या हेड टू हेड ज्वाइन है? नहीं। क्या टेल टू टेल ज्वाइन है? नहीं। अब क्या करेंगे सर, शिफ्ट कर सकते हैं। क्या शिफ्टिंग से वेक्टर को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो शिफ्ट ऐसे करेंगे वेक्टर चेंज ना हो, और ऐसे करेंगे या तो टेल टू टेल ज्वाइन हो या तो हेड टू हेड ज्वाइन हो। मैं ए वेक्टर को खिसका करके आगे लेके चला गया, आगे शिफ्ट कर दिया, ना तो एंगल चेंज हो रहा है ना तो उसके लेंथ चेंज हो रहा है। तो ये ए वेक्टर था तो ये भी ए वेक्टर हो गया। लेकिन अभी बात क्या हो गया, बी का वेक्टर और ए वेक्टर का टेल टू टेल ज्वाइन हो गया, इसी को आगे शिफ्ट कर दिया ना इधर। अब हमको एंगल ये चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए, छोटा एंगल, ये एंगल चाहिए, ये वाला।
तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री है। क्या ये 180 में से 120 घटा देंगे बच्चा, क्या ये एंगल आ जाएगा? तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट मीन्स 60 डिग्री। खत्म। समझ में आ गया? दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे लेते हैं? हमेशा याद रखो, हेड टू हेड या टेल टू टेल। दूसरी बात, एंगल बिटवीन टू वेक्टर 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अगला पार्ट मैं इसका जल्दी लाऊंगा, जिसमें कि एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार इसको पढ़ो, और जब एक एक चीज़ पढ़ते हो तो उसको अच्छे से लिखो नोटबुक में। और ना समझ में आए तो मैं एक टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो उसको। वहाँ पे जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।